दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन पॉइंट स्टडी चैनल पर। दोस्तों ये आधुनिक भारत के इतिहास का तीसरा वीडियो है और अब हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे हुआ, यानी अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पोर्तुगीज और डच यानी पुर्तगाली और डच भारत में कैसे आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो यह आई बटन में आप जाके वो देख सकते हैं। दोस्तों देखिए कि आज हम कहां से लेकर कहां तक पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम 1600 ईस्वी से हम स्टार्ट करेंगे और हम चलेंगे 1717 तक, यानी कि जो अंग्रेज वो कब से भारत में आते हैं और वो क्या क्या गतिविधियां करते हैं, उनके मेजर इवेंट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि वह बीज से वृक्ष कैसे बनते हैं, यानी कैसे कैसे फलते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसी भी लगभग उसी समय भारत में आते हैं, लेकिन थोड़ा समय बाद में आते हैं और आके बाद में लगभग इसी कालखंड में हम फ्रांसीसियों का समाप्त करेंगे। इसके बाद में ये हमारा तीसरा लेक्चर है, फ्रांसीसियों वाला हमारा चौथा लेक्चर होगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो यूरोपियन शक्तियां हैं, ये यूरोपियन शक्तियां अब तक दोनों एक ध्रुव बन चुके थे भारत में, और ध्रुव बनने बाद में ये आपस में लड़ते हैं, भारत में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं आपस के अंदर। यानी यूरोपियन के मध्य युद्ध होते हैं वर्चस्व के लिए, उन युद्धों को कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। अब क्या है कर्नाटक युद्ध, कैसे कैसे हुए, कैसे कैसे शांत हुए, कौन जीता कौन हारा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पांचवें लेक्चर में। यानी ये तीसरा लेक्चर है, ये फ्रांसीसियों वाला चौथा लेक्चर होगा और कर्नाटक युद्ध हम पढ़ेंगे पांचवें लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि अब तक पुर्तगाली और डच भारत में प्रवेश कर चुके थे और कई गुना मुनाफा कमा रहे थे। कि हमने देखा कि वास्को डी गामा तो 60 गुना मुनाफा तक कमा चुका था। तो इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वो कैसे चुप बैठते। दोस्तों ध्यान रखना कि आसपास के माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक गांव है बामणवास, वहां का एक गांव है, वहां से बहुत सारे सिविल सर्वेंट निकले हैं। एक ही गांव में से बहुत सारे सिविल सर्वेंट निकले हैं, यानी आईएएस आरएएस और भी कई प्रशासनिक सेवाओं में वो कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर एक माहौल बन चुका है सिविल सेवा की तैयारी का, है ना। तो उसी प्रकार से क्या था कि यूरोप में भी एक माहौल बन रहा था कि जाइए पूर्वी एशिया में जाइए, भारत में जाइए, इंडोनेशिया में जाइए और कई गुना वाला व्यापार कीजिए, कई गुना मुनाफा वाला व्यापार कीजिए। तो अंग्रेज कैसे पीछे रहते? तो अंग्रेजों ने भी एक कंपनी की गठन करके और भारत में आते हैं। तो वो गठन किया किसके समय? एलिजाबेथ के समय में। तो महारानी एलिजाबेथ ने कुछ व्यापारियों का समूह था, उस समूह को 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने की छूट दे दी और एक कंपनी का इन्होंने गठन किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन उन्होंने किया। अब देखिए ये गठन किया था, वो डेट थी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। दोस्तों यह एक बात बहुत मजेदार है और रोचक है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था तो गठन के समय इसका नाम ये नहीं था, ये तो बाद के चार्टर के द्वारा इसका नाम दिया गया। तो उस समय गठन के समय क्या नाम था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जैसे ही 5 कमेंट मेरे पास आ जाएंगे इस आंसर के, वैसे ही मैं सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ही पोस्ट कर दूंगा, उसको पिन भी कर दूंगा, आप देख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो एलिजाबेथ फर्स्ट, तो सर आपने बताया कि 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और एलिजाबेथ प्रथम जो है उन्होंने इनको अनुमति दे दी। तो क्या एलिजाबेथ प्रथम की इच्छा से ये क्या व्यापार कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब तक भारत का शासक नहीं चाहेगा तब तक ये व्यापार नहीं करेंगे। इसलिए एलिजाबेथ प्रथम ने एक लेटर लिख के दिया उस समय के शासक के नाम पे। अब उस समय भारत का शासक कौन था तो देख लीजिए, आइए। उस समय भारत का शासक था अकबर। जब ये 1600 में कंपनी की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत का शासक था अकबर। तो एलिजाबेथ ने अकबर जी के नाम पे एक संदेशा भेजा कि देखो श्रीमान जी, हमारे कुछ ये जो व्यापार करने की आप अनुमति प्रदान करें, मैंने तो दे दी, आप भी दे दें ताकि व्यापार कर पाए। ठीक है, तो चलो ये व्यापारी यहाँ से चलते हैं, जहाज में बैठ के और भारत में आएंगे। अभी इनको यहीं छोड़ दीजिए, अपन देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा था उस समय। देखिए अकबर जब शासन काल कर रहे थे तो सन 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में इनके जो बेटे हैं
वो राजगद्दी संभालते हैं, राजगद्दी संभालते हैं। अब देखिए इन व्यापारी जब आ रहे थे, ये व्यापारी आते आते सन 1608 में भारत में प्रवेश करते हैं। सन 1608 में जो व्यापारियों का समूह था वो सन 1608 में प्रवेश करता है। अब जाहिर सी बात है वो चिट्ठी किसके नाम थी? अकबर के नाम। लेकिन लाए किसके पास? जब ये आए थे, जब अंग्रेज भारत में आए थे, तब किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तब किसका शासन काल था? कौन रूल कर रहा था इंडिया पर? जहांगीर रूल कर रहे थे। तो 1608 में जब आए तो इन्होंने जहांगीर को एक पैतृक लेटर दिया कि देखो ये लेटर है। जहांगीर ने बोला कि ठीक है, आप व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक प्रश्न और है कि जैसे मान के चलिए 15-20 लोगों का दल आया होगा एक जहाज के अंदर, तो उनमें से एक आदमी मुखिया होता है, यानी दूत के रूप में आता है। उस दूत का नाम पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों की तरफ से आने वाला प्रथम दूत कौन सा, प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहली बार आए थे। अब दोस्तों ये दूत होते हैं ना, ये थोड़े से मतलब लल्लो चप्पो करने वाले, बढ़ाई करने वाले, चापलूस टाइप के, थोड़े से मतलब करना पड़ता है आपको, अनुमति किसी की लेनी है। तो जहांगीर की इन्होंने की वही खुशामद की, तो खुशामद करने वाले जहांगीर खुश हुए। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया, क्योंकि उस टाइम मनसब देना ही एक पुरस्कार माना जाता था। और इन्होंने कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि दी, खान इंग्लिश खान। खान इंग्लिश खान की इन्होंने इनको उपाधि दी। आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, छोटा मोटी चीजें हैं। चलिए उस समय क्या हुआ कि सन 1608 में ये आए, तो आते ही इन्होंने पहली जो फैक्ट्री अपनी बनाई वो सूरत में बनाई। जहांगीर की आज्ञा से सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित करी सन 1608 में सूरत में। लेकिन क्या हुआ कि जहांगीर ने तो अनुमति दे दी, लेकिन सूरत की जनता ने इनको अनुमति नहीं दी। तो सूरत की जनता ने विद्रोह कर दिया, तो अंग्रेज जो बेचारे थे यह फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाए। तो सूरत की जो फैक्ट्री थी सन 1608 में इसकी स्थापना तो हो गई थी, यानी कि इसकी स्थापना का कार्य तो हो चुका था, लेकिन ये कंपनी, जो सूरत की फैक्ट्री है वो अस्थायी रूप में। इसके बाद में जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है वो होती है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम ये होती है 1911 में। जरूर आप दोनों फैक्ट्रियां जरूर याद रखिए। इनमें कंफ्यूजन भी है, कुछ किताबें लिखती है कि मसूलीपट्टनम पहली फैक्ट्री थी, कुछ किताबें लिखती है कि सूरत वाली पहली फैक्ट्री थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यूं कह लीजिए कि सूरत की जो फैक्ट्री है वो 1608 में अस्थायी रूप से स्टार्ट हो गई थी, अस्थायी रूप से स्थापित कर दी गई थी। लेकिन इसका निर्माण कार्य बाद में पूरा हुआ 1913 के आसपास। उससे पहले ही मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी बातें हैं। चलिए सॉरी, अब आगे देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ। इधर देखिए, एलिजाबेथ जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1603 में। तो सन 1603 में देखो, जो राजा बनता है इनका पुत्र बनता है जॉर्ज प्रथम। इनका पुत्र जो थे जॉर्ज प्रथम, ये राजा बनते हैं। ये राजा बनते हैं और ये सन 1615 में एक दूत भेजते हैं जहांगीर के पास, एक अपना दूत भेजते हैं जहांगीर के पास। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे भाई जो अंग्रेज थे ना वो थोड़े में खुश होने वाले नहीं थे। ये थोड़े से अंदर घुसे, फिर और घुसे, फिर और घुसते गए भारत में। यानी ये अंग्रेज वो चीज कहते थे कि ये दिल मांगे मोर, वंस मोर, और इनकी लालच जो जब मिटता नहीं था कभी। तो इन्होंने फिर एक दूत भेजा, उस दूत का नाम था सर टॉमस रो। ये पूछा जाएगा भाई, सर टॉमस रो। तो जहांगीर के पास दो दूत आए। पहला दूत आए कैप्टन हॉकिंस, दूसरा दूत आए सर टॉमस रो। अब देखिए, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहते हैं और जहांगीर को खुश करते हैं, और खुश करके कुछ रियायतें प्राप्त कर लेते हैं, यानी विशेष रियायतें प्राप्त कर लेते हैं। विशेष रियायतें, व्यापार करने के लाइसेंस वगैरह ये प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज भारत में आए और भारत में घुसते गए। इसके बाद में क्या होता है वो अपन देखते हैं। मैं इसको मिटान दे रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम लगे। ठीक, स्टार्ट करें। दोस्तों हमने देखा कि सन टॉमस रो आए। इसके बाद में देखिए कि सन 1632 में क्या होता है। सन 1632 में दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत।
तो अब तक अंग्रेज क्या कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर है जहांगीर, यहाँ पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर चुके हैं। एक मसूलीपट्टनम में 1611 में फैक्ट्री की स्थापना कर चुके हैं, 1605 में सूरत में स्थापना कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब होता क्या है कि यहाँ पर है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के नवाब से एक विशेष रियायत ले लेते हैं कुछ पैसे देके कि गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह हैं तो उन बंदरगाहों का उपयोग ये आराम से कर सकते हैं। तो गोलकुंडा के नवाब से ये फरमान प्राप्त करते हैं जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है, जिसे इतिहासकारों ने सुनहरा फरमान कहा है। क्यों? फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ, इसलिए इसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। सन 1639 में क्या होता है, सन 1639 में ये लोग क्या करते हैं, मद्रास को पट्टे पर ले लेते हैं, यानी मद्रास को पट्टे पर लेकर के और उसमें एक किला बनाते हैं। उस किले का नाम है सेंट जॉर्ज। और ये दो घटनाएं हो गई, आपको सब पता लग गई। इसके बाद में एक घटना यूरोप में घटती है। यूरोप में क्या घटती है, सन 1661 का समय था। इधर थे ब्रिटिश और इधर थे पुर्तगाली। दोस्तों ध्यान से सुनना ये बात को। ब्रिटिश जो राजकुमार थे यानी प्रिंस थे, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय सेकंड, और पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उसका नाम था कैथरीन। अब आपको पता लग गया होगा इन दोनों में क्या होगा, अरे भाई विवाह होगा और क्या होगा। तो चार्ल्स सेकंड और कैथरीन, इन दोनों का विवाह हो जाता है, विवाह। अब चूंकि विवाह हुआ है, ये लड़की वाले हैं, ये लड़का वाले हैं, तो पुर्तगालियों ने एक चीज दहेज में दी, और वो दहेज ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स को बंबई जो है, बंबई वो दहेज में दे दी। पुर्तगालियों के पास में पहले बंबई था, उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को यानी ब्रिटिशर्स को बंबई जो है वो दहेज में दे दी, यानी ब्रिटिश राज परिवार को बंबई दहेज में दे दी। यानी विवाह तो यूरोप में हो रहा है और दहेज दिया जा रहा है भारत के टुकड़े को। तो देखिए ये आपकी बंबई है, बंबई, ये जो बंबई प्रांत है ये पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स को दहेज में दे दिया। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा, राजकुमार मतलब राज परिवार ने सोचा कि यार हम 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, इनके विवाह को 7 साल हो गए। 7 साल तक इन्होंने देखा कि यार क्या है, पड़ी बंबई, क्या करें। जैसे आपको मान के चलो किसी को दहेज में यदि कोई 3 मंजिल की इमारत मिल जाए और वो खाली पड़ी है तो आप सोचते हैं ना कि किराए पे दे दो चलो। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी 7 साल के बाद में एक डिसीजन लिया, यानी 1668 में इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि इसको हम किराए पे चढ़ा देते हैं। किराए पे किसको दे, उन्होंने देखा और हमारी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत में है, तो उसको किराए पे दे दिया। तो उनको औने पौने दामों पर किराए पे दे दिया, यानी कंपनी EIC को किराए पे दे दिया, किराए पे। ठीक है, इसके बाद में कंपनी ने क्या किया कि गेराल्ड ओंगियार नाम के जो व्यक्ति था, इसको एक बंबई में अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसने क्या किया कि जो बंबई है उसका शहरीकरण कर दिया। यानी आप जो बंबई देखते हैं आज की, वो बंबई पहले गांव थी, इस गांव को शहर में बदलने का काम गेराल्ड ओंगियार ने किया। इसलिए गेराल्ड ओंगियार को बंबई का संस्थापक कहा जाता है। तो बंबई का संस्थापक किसे कहा जाता है, ये पूछ लिया जाए कल को तो आपको पता होना चाहिए। गेराल्ड ओंगियार को बंबई का संस्थापक कहा जाता है। तो सन 1668 की ये बात यहां तक खत्म हो गई, बंबई इनको मिल गई। तो अब देखिए कि आज तक अंग्रेजों के पास क्या क्या आ चुका है। अंग्रेज सूरत में अपना आधिपत्य जमा चुके हैं, ये बंबई इनकी पूरी आ चुकी है सूरत की। ये जो मद्रास है, मद्रास में सेंट जॉर्ज का निर्माण कर चुके हैं, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब लगभग ये वाला इलाका इन्होंने कवर कर लिया है। अब ये जाएंगे बंगाल की तरफ। तो देखिए 1698 में एक बात होती है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉब चार्नक। जैसे बंगाली में कहता है हम नहीं जानता है, वैसे ही जॉब चार्नक। ऐसे एक व्यापारी था जी, अंग्रेजी व्यापारी था, उसने एक काम किया। क्या काम किया कि 3 गांव थे, गोविंदपुर, सूतानाती और कलकत्ता। इन तीनों गांवों की जो जागीर है,
इसको लेकर के 1200 शायद उसे 1200 रुपए में खरीद करके और एक नगर का निर्माण किया। उस नगर को आज आप जानते हैं कलकत्ता के नाम से। तो ध्यान रखना, कलकत्ता नगर को किससे मिलकर बना है? गोविंदपुर, सुल्तानाती और कलकत्ता। तो कलकत्ता नगर किसने बसाया? जॉब चार्नोक ने बसाया। और इस कलकत्ता नगर को बाद में सन 1700 ईस्वी में बाद में फोर्ट विलियम, यानी इस पर किलाबंदी जब करवा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम इसका नाम रख दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार ये अंग्रेज जो थे ये बंगाल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। अब तक हमने ये देखा कि 1700 तक ईस्वी तक ये क्या किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक घटना और बची है इसके बाद में। तो चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सन 1717 में कंपनी ने, उस टाइम के जो शासक थे फर्रुख सियर से एक फरमान प्राप्त कर लिया। वो फरमान क्या था कि भाई कई प्रकार की रियायतें वगैरह वो दी जाएगी, कई प्रकार की रियायतें दी जाएगी कंपनी को, ठीक। अभी क्या इसके पीछे घटना है, कहानी है, आप कहो तो सुनाओ। चलिए, आप कह रहे होंगे कि सर सुनाई दीजिए। तो सन 1715 में ब्रिटिश की तरफ से ब्रिटिश दल आया फर्रुख सियर के पास, यानी ये फर्रुख सियर हैं, इनके पास में एक दल आता है। फर्रुख सियर के पास में एक दल आता है। इस दल की जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था सर जॉन सरमन, है ना। इस दल में एक डॉक्टर और थे जिनका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। तो हुआ क्या कि फर्रुख सियर उस टाइम में किसी गंभीर रोग से पीड़ित थे, और डॉक्टर हैमिल्टन ने इनको ठीक कर दिया इस गंभीर रोग से, यानी फर्रुख सियर ठीक हो गए। तो फर्रुख सियर ठीक होते बोले, ओहो मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तो इन्होंने बोला कि हमको कंपनी के प्रति एक विशेष रियायतें चाहिए कि कंपनी को बिना किसी करके व्यापार करने की अनुमति दे दो। फर्रुख सियर बड़े खुश हुए, उन्होंने लिख के दे दिया कि हाँ, कंपनी से आज के बाद में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सन 1700 में इनको एक फरमान प्राप्त हो गया। इस प्रकार से देखिए कि अंग्रेज भारत में आ चुके हैं। आज हमने कहानी देखी सन 1600 से लेकर के और 1717 तक की हमने कहानी देखी, है ना। तो एक रिवीजन आप चाहें तो मैं करवा देता हूँ। कहानी देखी। अब दोस्तों हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि फ्रांसीसी कैसे आए और उसके बाद में हम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताइए, कुछ फीडबैक दीजिए क्लास के बारे में, ताकि मैं इनको और इम्प्रूव कर सकूं और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सकूं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।